दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए 12th बायोलॉजी का बहुत ही एक अहम जो चैप्टर है वो लेकर आया हूँ। इंशाल्लाह ये हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस। हमारा जो पहला चैप्टर है क्लास इंटर का वो है होम्योस्टेसिस। हम आज शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो स्टेटस है वो इंट्रोड्यूस करवाया था वाल्टर डी केनन ने, जो 1871 में पैदा हुए। 1945 में वो इस दुनिया से चल बसे। ठीक है। और ये जो प्रोसेस है, इट इज़ अ मैकेनिज्म बाय विच द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ लिविंग बॉडी मेंटेन्ड बाय द बॉडी विद इन सुइटेबल लिमिट। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके ज़रिए कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी बॉडी को मेंटेन रखता है किसी सुइटेबल लिमिट तक। यानी मिसाल के तौर पर आप ये ले लें कि जैसे हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड, अगर वो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है तो उसको कौन मेंटेन करेगा? हमारी बॉडी मेंटेन करेगी। ठीक है। तो ये हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। या हमारे बॉडी के अंदर वाटर बढ़ जाए तो उसे जो मेंटेन करेगा उस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस के 3 टाइप्स हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारा होम्योस्टेसिस 3 टाइप का होता है। पहला होता है ऑस्मो रेगुलेशन, दूसरा होता है थर्मो रेगुलेशन और तीसरा होता है एक्सक्रेशन। ठीक है। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। यानी जो हमारे जिस्म के अंदर वाटर है और सॉल्यूट्स हैं उनकी जो कंसंट्रेशन की मेंटेनेंस है उसे हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। और थर्मो रेगुलेशन मेंटेनेंस ऑफ, अब थर्म तो हम किसको कहते हैं? थर्म हम हीट को कहते हैं। हीट यानी टेम्परेचर। ओके। मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर विद इन अ सुइटेबल लिमिट, यानी किसी मखसूस हद तक, मखसूस पॉइंट तक जो हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अब हमारी बॉडी का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन है, ह्यूमन का जो नॉर्मल 37 जो है सेंटीग्रेड है और 98 फ़ारेनहाइट। ठीक है। अब जैसे ही इससे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हमारा थर्मो रेगुलेटर ऑर्गन है, ठीक है, जो हार्मोन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और टेम्परेचर को फिर लो कर देंगे। ठीक है। नॉर्मल रेंज पर कर देंगे। उसके बाद हमारा जो तीसरा प्रोसेस है उसे हम कहते हैं एक्सक्रिएशन। ठीक है। एक्सक्रिएशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ टॉक्सिक एंड वेस्ट मटेरियल। यानी हमारे बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है। और उसको रिमूव करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम उसको रिमूव नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानकार है, हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक है। और उसके बाद 3 एलिमेंट्स हैं जो होम्योस्टेसिस के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और होम्योस्टेसिस उन 3 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले होता है रिसेप्टर। और रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर कोई सेंस ऑर्गन होता है बॉडी के अंदर जो कोई भी इंफॉर्मेशन रिसेप्ट करता है। यानी जैसे ही, अब मिसाल के तौर पर अगर आपका कोई हाथ जो है किसी गर्म जगह पर लग जाए तो जो हमारे सेंस ऑर्गन है उसके अंदर रिसेप्टर होंगे। ठीक है। जो मैसेज वो कन्वे करेंगे, वो कहाँ मैसेज कन्वे करेंगे, कहाँ भेजेंगे? वो भेजेंगे हमारा जो दूसरा एलिमेंट है कंट्रोल सेंटर। ठीक है। कंट्रोल सेंटर हमारा क्या है? ब्रेन है। ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन भेजेंगे कि भाई ये जो है ये स्टिमुलस हुआ है कि कोई हार्ड बॉडी जो हमें टच हुई है। ठीक है। और फिर जो कंट्रोलर है वो एनालिसिस करेगा कि क्या हुआ है। एनालिसिस करने के बाद कमांड देगा। ठीक है। ऑर्डर देगा इफेक्टर को कि वो रेस्पॉन्स करे। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमारा होम्योस्टेसिस को ऑपरेट करती हैं। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भाई हमारे बॉडी के अंदर जो सिस्टम है चेक एंड बैलेंस सिस्टम, फीडबैक सिस्टम जिसे हम कहते हैं। यानी हमारी बॉडी, कोई भी हमारे बॉडी के अंदर कोई तब्दीली आती है तो सबसे पहले उसे चेक किया जाता है और उसके बाद उसे बैलेंस किया जाता है। ये हमारे फीडबैक जो सिस्टम है वो होम्योस्टेसिस के अंदर होता है। ठीक है। अब फीडबैक सिस्टम पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक किस तरह होता है कि जब किसी भी तब्दीली को हम इन्हांस करें तो उसे हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। ठीक है। और अगर किसी
चेंज को हम रिड्यूस करें, डिक्रीज़ करें, तो हम उसे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कहते हैं। मिसाल के तौर पर पॉजिटिव जो फीडबैक सिस्टम है उसका एक एग्जांपल ये है कि जब हमारे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है वो एंटर होता है तो हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई कर देते हैं, ठीक है। हाई कर देते हैं, इसलिए हाई करते हैं ताकि वो हाई टेम्परेचर पर वो बैक्टीरिया जो है डिस्ट्रॉय हो जाएं, ठीक है। मगर उससे हमारे बॉडी को जो है हमें फीवर फील होता है, और ये जो पॉजिटिव, इसे हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। यानी अब टेम्परेचर को उसने क्या किया कि बढ़ा दिया, यानी इन्हांस किया। या दूसरी हमारी जो पॉजिटिव की फीडबैक की डेफिनेशन है वो इनिशिएट और इंक्रीज़ द चेंज ऑफ बॉडी, यानी या तो वो इनिशिएट करता है। अब यहाँ पे उसने क्या किया, फीडबैक ने क्या किया, जो चेंज है उसे इनिशिएट किया, ठीक है, उसे प्रोड्यूस किया। और ड्यूरिंग द इंजरी फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स जो होता है वो भी पॉजिटिव फीडबैक का एग्जांपल है कि जब हमारी कोई इंजरी होती है तो हम ब्लडिंग शुरू हो जाती है, तो प्लेटलेट्स क्या कहते हैं कि वहाँ पर क्लॉटिंग बना देते हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव फीडबैक का एग्जांपल है। उसके बाद नेगेटिव फीडबैक, व्हेन बॉडी डिक्रीज द चेंज ऑफ वर्क अगेंस्ट व्हेन बॉडी डिक्रीज द चेंज और वर्क अगेंस्ट द स्टिमुलस, यानी जब कोई बॉडी जो है किसी जो स्टिमुलस है उसे रिड्यूस करे, यानी उसके अगेंस्ट काम करे, तो उसे नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। मिसाल के तौर पर जो स्वीटिंग है हमारी, स्वीटिंग में क्या होता है, यानी जब हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हाई हो जाता है, और हाई हो जाता है इसीलिए क्या होता है कि हमारे जो बॉडी है वो स्वीट प्रोड्यूस करती है ताकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल लिमिट तक रहे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, हमने ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ा कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन को मेंटेन करने को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अब यहाँ पर दो टर्म आते हैं, एक होता है ऑस्मो कन्फर्मर और दूसरा होता है ऑस्मो रेगुलेशन। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज हम इनके बीच में एक डिफरेंस पढ़ेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन और ऑस्मो कन्फर्मर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब ऑस्मो कन्फर्मर क्या होते हैं, हैव आइसोटोनिक इन्वायरमेंट, ठीक है, यानी इनके बॉडी के अंदर इन्वायरमेंट वही होता है जो बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर उनके बॉडी के उसके बॉडी के बाहर जो है टेम्परेचर अगर हाई है तो के अंदर भी अच्छा, उसके बाद ये बात समझ लें कि जो ऑस्मो कन्फर्मर होता है, कन्फर्मर्स होते हैं, उनके अंदर जो इन्वायरमेंट होता है वो आइसोटोनिक होता है, यानी जो उनके बॉडी के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन होती है वही बाहर होती है। यानी अगर अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है तो बाहर भी सॉल्यूट ज़्यादा होगी, अगर अंदर वाटर ज़्यादा है तो बाहर भी वाटर ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी दोनों बैलेंस होंगे, जैसा अंदर माहौल होगा वैसे ही बॉडी के बाहर माहौल होगा, ठीक है। ओनली लिव इन मेरीन इन्वायरमेंट, ये जो ऑस्मो कन्फर्मर होते हैं ये सिर्फ मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर ही रहते हैं, यानी मेरीन वाटर के अंदर, जो साल्टी वाटर, बहुत साल्टी वाटर होता है उसके अंदर रहते हैं, ठीक है। कैन सर्वाइव इन वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज़, ठीक है, ये बहुत ही साल्टी कंडीशन में भी सर्वाइव कर देते हैं, यानी अपनी जो है लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। उसकी ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेनेंस दे कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है, ये जो है अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एक सूटेबल लिमिट तक महदूद रखते हैं, ठीक है। उससे बढ़ेगी तो इनकी जो है बॉडी में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी भी क्या है, ऑस्मो रेगुलेटर है, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन करती है, ठीक है। अगर हमारे बॉडी के अंदर वाटर ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम यूरिनेशन करेंगे, ठीक है, और इसी तरह एक्सक्रेशन करेंगे, वाटर को रिमूव करेंगे बॉडी से पसीने के ज़रिए या यूरिन के ज़रिए, ठीक है। इसी तरह बहुत सी फिशेस भी होती हैं जो ऐसा ही करती हैं, वाटर को रिमूव करती हैं, ठीक है, क्योंकि वो इंटरनल एनवायरनमेंट को बैलेंस उनको करना होता है। या बहुत सारी जो होते हैं वो सॉल्यूट को एक्सक्रिएट करते हैं, और जैसे जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो मेंटेन रहे एक सूटेबल लिमिट तक, यानी एक मखसूस हद तक ऑस्मो रेगुलेटर जो है अपने बॉडी को मेंटेन करते हैं। उसके बाद ये ऑस्मो रेगुलेटर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो मेरीन के अंदर भी होते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर भी होते हैं, और
ज़मीन पर टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ठीक है, ज़मीन पर भी होते हैं। और दे कैन सर्वाइव इन नेरो रेंज ऑफ सैलिनिटीज़, ठीक है, ये साल्टी, बहुत ज़्यादा साल्टी कंडीशन में नहीं रह सकते, वो बहुत ही कम सर्वाइव कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि दीगर लेक्चर आपको मिलते रहें। जज़ाकल्लाह। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपको बात समझ आ गई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे दीगर लेक्चर आपको मिलते रहें। जज़ाकल्लाह।